कैसे हैं आप। अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम एक क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि पॉलिटी होती क्या है, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्योंकि बेसिकली हमें सब कुछ स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही करना है। हमारा जो भी पॉलिटी के अंदर, जो भी राजनीति के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द प्रिम्बल, कि प्रिम्बल क्या है। ठीक है, प्रिम्बल इज जस्ट लाइक अ प्रस्तावना, इंडेक्स। हम किसी बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, इंडेक्स मिलती है। तो इंडेक्स के अंदर क्या लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है, क्या उसको आगे के विज़न है, मतलब कौन सा पेज नंबर। तो ऐसे हमें सब कुछ एक इंडेक्स में दिया हुआ होता है। जस्ट लाइक प्रिम्बल, प्रिम्बल के अंदर हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल मिली हुई है कि इसके अंदर जो भी हमारे बात की हुई है वो इससे रिलेटेड है। अभी हम बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रिम्बल है क्या। प्रिम्बल आपको बनाया किसने था, ठीक है, किसने इसको लिखा, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। कल आपको हमने बताया था कि किसने लिखा था, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो किसने लिखा था। कल हमने बात भी की थी इस बारे में। एक बंदे थे जिन्होंने डिज़ाइन किया और एक थे जिन्होंने लिखा। जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नाम आपको पता ही है, प्रेम बिहारी जी। और जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने कैलीग्राफी की थी, उनका नाम था रायज़ादा, नारायण रायज़ादा। पूरा नाम याद नहीं होता तो एटलीस्ट आपको पीछे का पूरा सरनेम याद होना चाहिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो नारायण रायज़ादा भी लिखोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रिम्बल को डिज़ाइन किसने किया और किसने कैलीग्राफी की इसकी, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर जो वर्ड्स लिए गए हैं वो कौन सी लैंग्वेज के हैं, मतलब कौन सी, जैसे अमेरिकन इंग्लिश है या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, तो ये भी पूछ जाता है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का है, कुछ पार्ट अमेरिकन इंग्लिश का है, ठीक है, पूरा मिक्सचर किया हुआ है। तो प्रिम्बल, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है प्रिम्बल हमने कौन से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अदर कंट्रीज से ली हैं। कल हमने बात डिस्कस किया था इस बारे में कि बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट्स हैं जो हमने दूसरे देश से लिए, जो हमें अच्छा लगा तो हमने उनसे ले लिए। तो ऐसी प्रिम्बल है। तो प्रिम्बल हमने लिया यूएसए से। यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका प्रिम्बल हमें अच्छा लगा तो हमारे लीडर्स जो हैं, लीडर्स ने प्रिम्बल वहाँ से ले लिया और अपने संविधान के अंदर इसे इंक्लूड कर दिया। देखिए किस तरह का है प्रिम्बल। आपने देखा भी होगा, आपकी सीबीएसई की जो बुक है उसमें फर्स्ट पेज ही होता है मोस्टली। फर्स्ट पेज जो होता है ना वो प्रिम्बल ही होता है, लिखा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रिम्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि ये हमारी एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, या आत्मा है। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं लेकिन एक इस प्रिम्बल को चेंज नहीं कर सकते। ये लास्ट में अगर जज को कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, जब आर्टिकल से उसे पता नहीं चलता तो लास्ट में वो क्या है, प्रिम्बल का यूज़ करता है और देखता है कि इसमें से जो भी जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें कोई भी चीज़ आप पे पास हो रही है नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन है नहीं है उसमें। अगर जो भी जज है, जो भी उसका जजमेंट है, उसमें से कोई भी ये चीज़ पास नहीं होती है तो वो जज को उस डिसीजन को नहीं सुनाएगा, वो उस डिसीजन को रॉन्ग कर देगा। तो हम बात करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि वही चीज़ कि हमको गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी फ़िलॉसफी क्या है। प्रिम्बल हमारा इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है। तो इसे केवल आपको एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जनरली पूछ लिया जाता है कि प्रिम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसने इसे डिज़ाइन किया, कब ये डिक्लेयर हुआ था, कब ये बना था। तो आपको बता दिया था मैंने कल कि 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था। दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था, इसको लिख दिया गया था, कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था, ठीक है। लीड किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। कितने दिन लगे थे इसको बनने में, कितने दिन लगे थे इसे, 2 साल, 2 ईयर्स, 11 मंथ और
17 to 18 डेज, 17 डेज, क्योंकि 18 डे को 18 वाला जो दिन था उस दिन ही रेडी हो गया था, 18 डे, ये साल लगे थे इतने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिस बनाने के लिए, उसके अंदर कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। उसको लीड किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, केवल आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने इसको लिखा? तो बताया था नारायण रायज़ादा जिन्होंने इसको लिखा, और जो उसकी डिज़ाइनिंग की है, जो वो आसपास जो डिज़ाइन दिखाई दे रही ना, वो राम मनोहर सिन्हा और बिहारी लाल, इन 2 लोगों ने इसको मिलकर डिज़ाइनिंग की है। हमारा सबसे लेंथीएस्ट है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और हैंड रिटन है, ना ही प्रिंट किया हुआ है, ना ही कोई फ़ोटो खींची हुई है। और इसके बारे में एक चीज़ कि अभी भी प्रिम्बल हमारा रखा हुआ है म्यूज़ियम के अंदर, दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? कि एक हीलियम गैस की अंदर रखा हुआ है। कल आपको बताया था कि जो पॉइंट्स लिखे थे ना उसके अंदर, उसमें इंक्लूडेड था कि हीलियम गैस के अंदर ये आज भी प्रिम्बल वहाँ पर रखा हुआ है। प्रिम्बल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रखा गया है, तो उसी का फर्स्ट पेज है ये प्रिम्बल। ठीक है, अब प्रिम्बल के अंदर देखिए क्या है, लिखा क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर लिखा क्या है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोटिस किया गया है, जिनकी वजह से ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे पॉइंट क्या क्या हैं। पॉइंट ये जो हैं वो आपके चैप्टर भी हैं, जो एक एक पॉइंट है ना, ये पूरा एक एक चैप्टर दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है इसमें, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि प्रिम्बल जो है हमने किसके लिए बनाया है? वी, हमारे लिए बनाया है। वहाँ जो बना रहे थे उन्होंने आई नहीं यूज़ किया यहाँ पर कि केवल प्रिम्बल मैंने बनाया, ये नहीं, उन्होंने लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, पॉइंट दिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम अपनी पूरी स्वनिच्छा से इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, और इसके अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, एक तरह से ग्रैस्प करते हैं, और इसकी हम शपथ लेते हैं कि हम इसको फॉलो करें। तो इसका ये मेन पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स, कि हम शपथ लेते हैं इस चीज़ की कि हम अपने देश को सोवरेन, जो देश के बारे में लिखा है, जो हमारा देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या है ये, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम सारे सिटीजन्स की इससे रक्षा करेंगे इसके थ्रू, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और लास्ट में एक लाइन और लिखी गई है, उसमें लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26, यस, अच्छा इसमें डेट लिखी है। ठीक है, अभी आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, थोड़ा जूम करना होगा, वरना आप अपने एक काम करना, CBSE वाली जो बुक है ना उसके अंदर देख लेना, आ रहा है फोटो, वरना इसका समझ में आ रहा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हेयर बाई अडॉप्ट। देखो उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, कि ये रेडी हो गया था, हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। लेकिन ये कब आया था, ये डिक्लेयर कब हुआ? डिक्लेयर हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर के पॉइंट्स की, कि इसके अंदर पॉइंट्स क्या कहते हैं। देखिए पॉइंट्स क्या आता है, पहला आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है आपको, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, सोवरेन का मतलब संप्रभु, मतलब किसी चीज़ की ना एक्सटर्नली फोर्स हो, ना किसी पर इंटरनल फोर्स हो, किसी भी चीज़ पर कोई फोर्स ना हो, तो वो बंदा कहलाएगा सोवरेन। जैसे हम ही समझ लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, इस पर किसी चीज़ का फोर्स तो नहीं है, घर वाले ज़बरदस्ती तो नहीं भेज रहे ना, ठीक, आप अपने खुद पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हो, ठीक, और ना ही इंटरनल कोई फोर्स है, ना ही कोई आपकी अंतरात्मा ऐसा आपको बोल रही हो कि नहीं भैया आप पढ़ना है, नहीं अब तो पढ़ना है। तो ये चीज़ आप खुद पे डिपेंड करती है अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही ये देश, हमारा देश जो है इंडिया, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पहले था 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के डिपेंड था, क्योंकि वही हमारे लिए लॉज बनाते थे, वही अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाते थे और इंडिया में लाके उसे पास करते थे। तो तब तो थे हम 1947 में, लेकिन आज के टाइम पर हम किसी के फोर्स में नहीं है।
किसी के फोर्स पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम सोवरेन। तो लिखा हुआ है द टर्म सोवरेन विच इज़ द बाई सिंबल मीन्स दैट द इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट, इनके पास खुद की अथॉरिटी है। इट्स नॉट अ डोमिनियन किसी भी एक्सटर्नल पावर से हम किसी को डोमिनेट नहीं करते हैं। इन द पावर टू मेक लॉज, हमारी कंट्री के अंदर हमारे जो न्याय है उसके पास पावर है, ठीक है, टू मेक लॉज के कानून बनाने की, विच इज़ सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशंस, जो कि कुछ लिमिटेशंस के द्वारा है, कि हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू हम लॉज खुद ही बनाते हैं। हमारी लेजिस्लेचर जो है, हमारी सरकार जो है वो खुद ही कानून बनाती है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देश कानून बनाता है और फिर हमें भेजता है, हम ऐसा नहीं। तो इसी को बोलते हैं सोवरेन। जिस लाइक आप समझ लो कि मोनार्की पढ़ा था ना हमने, मोनार्की, कि मोनार्की सिस्टम क्या होता है। मोनार्की में क्या होता है कि राजा महाराजा, ठीक है, राजा महाराजा ही होते हैं, तो वो उसी को ही मतलब अपने ही पीढ़ी दर, लाइट आपकी शायद कम हो गई होगी, ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही आगे बढ़ते हैं, कभी दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता, कॉमन पीपल पे कोई पावर नहीं आती। तो इसी चीज़ के लिए तो फ्रांस के अंदर भी रिवोल्यूशन हुआ था, बाकी और देशों में रिवोल्यूशन हुआ कि मोनार्की सिस्टम हटा दीजिए और हम अपनी कॉमन पीपल लेके आएंगे। तो वही है कि सॉवरेन कंट्री इज़ अ कॉमन पीपल कंट्री। अभी आप देखोगे आगे और लिखा हुआ है सोशलिस्ट। द टर्म सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब होता है सामाजिक, नाम से आपको पता चल रहा है कि समाज की भलाई, जो भी टर्म समाज की भलाई के लिए यूज़ होगा वो सोशलिस्ट कहलाएगा। इंडिया में जो भी डिसाइड लिया जाता है कि इसमें सबका ही फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा किसी एक पर्सन का फ़ायदा होना चाहिए, ये अमीर है तो उसका ही फ़ायदा होना चाहिए, नहीं, सबका ही फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी के लिए टर्म यूज़ किया गया है सोशलिस्ट। तो इसकी सारी एक एक टर्म जो है ना, इसमें 5 टर्म ये दे रखी हैं और 3 दे रखी है लॉज के 3। तो ये आपको 5 के 5 या 8 के 8 टिप पर याद होना चाहिए, टिप पर, क्योंकि सिंपल है। आप इसकी अगर हिंदी मीनिंग भी याद रखोगे ना तो एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने बड़े बड़े लिखने हैं और ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है अभी, क्योंकि अगर प्रिम्बल के बारे में आता है तो केवल छोटी सी एक लाइन लिख दी, दैट्स इट। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर तब बात करेंगे, ठीक है। तो वो बोलता है सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट वाज एडिड इन द प्रिम्बल ऑफ 42 अमेंडमेंट 1976। देखिए, जब हमारा प्रिम्बल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सोशलिस्ट उसके अंदर ऐड नहीं था। हमने 42 अमेंडमेंट किया। अब इसका मतलब बताता हूँ अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब बदलाव, चेंज। हमने कुछ चीज़ों को, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे कितने थे पहले, हमारे पहले थे 395 थे आर्टिकल्स थे, लेकिन बाद अब कितने हो गए 471। 70 साल के अंदर हमने कोई बदलाव तो किए नहीं किए। तो वही चीज़ हमने अमेंडमेंट किए, बदलाव उसी को बोलते हैं। हमने अमेंडमेंट किए, कुछ आर्टिकल्स जोड़े, कुछ ख़त्म किए। जैसे धारा आपने सुना होगा, आर्टिकल 370 के बारे में सुना कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, धारा 370 हटा दी गई। वो धारा कहाँ से आई? वो धारा इसी से निकली थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जम्मू कश्मीर के बारे में अलग चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। एक्चुअली अलग चीज़ें क्या कि जम्मू कश्मीर हमारा पहले नहीं था, क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट था, गुलाम सिंह यहाँ के महाराजा थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ साइंस करके कुछ ट्रीटी साइन की थी, इस वजह से जम्मू कश्मीर को हमने अडोप्ट कर लिया था, हमने ले लिया था। तो वही चीज़ उनके लिए जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अलग लॉज बनाए गए थे। तो वही आर्टिकल 370 के अंदर और आर्टिकल 372, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं उनके 370 के अराउंड में जो भी हैं, ठीक है, उसमें लिखे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास सिंगल सिटीजनशिप नहीं होती, पहला उसमें डबल सिटीजनशिप होती है। मतलब एक इंडिया की भी होगी नागरिकता, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता। जैसे हमारे पास होता है ना कि हम हरियाणा के हैं तो हमारे पास क्या है, एक ही आधार कार्ड है, एक ही वोटर कार्ड है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर की आपको आईडी लेनी पड़ेगी एक, और एक इंडिया की आईडी, तो 2 आईडी चलती है वहाँ पर। वहाँ ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे इंडिया के सारे लॉज से अलग हैं। तो एक लॉ था 370 जो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वही चीज़ है कि ऐसे ही अमेंडमेंट किया गया है, ये वाला क्या गया है 42 में, क्या किया हमने, सोशलिस्ट ऐड किया 1976 में, विच मीन्स द सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इट बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट होल्ड्स फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी वर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को साइड। देखिए, सबसे पहले इसको ये चीज़ समझिए कि
मिक्स्ड इकॉनमी। आपको पता है कि इंडिया कौन सी इकॉनमी में आता है? इंडिया आती है मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। मिक्स्ड इकॉनमी इट मीन्स कि यहाँ पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं, ठीक है, और आपका प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की हैं। देखो, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें से हमारा सारे प्राइवेट चीज़ होती हैं। किसी देश में प्राइवेट सेक्टर होगा तो उसमें केवल प्राइवेट ही होंगी, ठीक है। एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही रखती है। कि कोई भी कंपनी होगी वो गवर्नमेंट की होगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी वो भी गवर्नमेंट की होगी। और एक होती है मिक्स्ड इकॉनमी। इसमें क्या होता है, आधी चीज़ें पब्लिक की होती हैं और आधी चीज़ें गवर्नमेंट की होती हैं। पीपीपी मॉडल जो होता है ना, वो ऐसी इस पे आता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपका मिक्स्ड इकॉनमी। तो इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पर आधा काम प्राइवेट के थ्रू होता है और आधा काम गवर्नमेंट के थ्रू अंडर में आता है। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। तो इसी चीज़ के लिए बोला गया कि मिक्स्ड इकॉनमी हमारा देश है, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, और जो कि कोई भी काम बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट से ही स्टार्ट करना। मतलब कोई भी चीज़ इसमें हो, ठीक है, उसमें डेमोक्रेटिक मतलब खुद काम करते हैं, खुद ही करते हैं, ठीक है, बिना किसी के फोर्स के। और सोशलिस्ट मतलब समाज की भलाई के लिए, कि वो खुद काम करते हैं समाज की भलाई के लिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई कंपनी भी अगर उन्होंने खोली है तो उसमें केवल अपना ही प्रॉफिट नहीं देखते, वो सबका प्रॉफिट देखते हैं। अगर कोई कंपनी खुलती है तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि वो अपना ही फ़ायदा देखेगा। भाई जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसको भी तो प्रॉफिट देगा नहीं देगा, उसको भी तो सैलरी देगा नहीं देगा। तो उसमें क्या है, उनकी समाज की भलाई के लिए जो भी काम किया था वो समाज की भलाई के लिए है। तो इसका मतलब ये सोशलिस्ट का एक कहलाता है। सेक्युलर, सेक्युलर देखिए मतलब है धर्मनिरपेक्ष। आपको हिंदी में मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब जैसे हमारे यूरोप के अंदर होता है, बाकी और कंट्रीज में है, वहाँ पर एक ही धर्म है, क्रिश्चियनिटी। मोस्टली एक धर्म चलता है, और वहाँ लोग उसको फोर्सफुली कहते हैं कि आपको फोर्सफुली ज्वाइन करना है, क्रिश्चियन ही रहना है आपको। ये नहीं कि आप हिंदू बनोगे, नहीं, आप अगर यहाँ पैदा हुए हो तो आप क्रिश्चियन बनोगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर धर्मनिरपेक्ष है, मतलब आप फ्रीडमली बिना किसी हेजिटेशन के आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 हमारे हैं, आर्टिकल 25 to 29, उसके अंदर हमें बताया गया है कि हम बिना किसी के फोर्स के, बिना किसी की परमिशन के, हम अगर चाहें तो फ्रीडम है हमें इस चीज़ की कि आप कोई भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उसका प्रचार कर सकते हो। कोई भी आप इंस्टीट्यूशन, कोई आपका रीजनल इंस्टीट्यूशन है या मंदिर है या मदरसा है, आप इसे खोल सकते हो बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। और इसी के अंदर दिया हुआ है कि किसी भी आपको जो मदरसे हैं या आपके मंदिर हैं या चर्च हैं, इनको जो भी धर्म रिलीजियस हैं, जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इन्हें किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हमारे आर्टिकल के अंदर थ्रू बताया गया है कि कोई, हम बोलते हैं ना कि हाँ कि मंदिर में चढ़ावा आ रहा है, इसका तो कोई टैक्स भी नहीं आता गवर्नमेंट को। क्यों नहीं आता? वो आर्टिकल 25 से 29 के बीच में जो दिए हुए ना, उसमें इन्हीं के बारे में बताया गया। तो बोला सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। द इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई भी धर्म कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। द टर्म सेक्युलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिम्बल ऑफ 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। सेम जो सोशलिस्ट में था कि इसको भी बाद में जो हमने इसे पहले नहीं जोड़ा था, 42 अमेंडमेंट जो किया हमने 1976 में, हमने इसके अंदर इस वर्ड को जोड़ा, ठीक है। विच मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। कि हर धर्म को एक इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगी, एक सम्मान मिलेगा, एक रक्षा करने के लिए मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा हर स्टेट और कंट्री से। ऐसा नहीं है कि आपने खोल लिया कोई मंदिर, आपने कोई बुद्धिज़्म का मंदिर खोल लिया, ठीक है, और आपका एरिया लगता है कोई भी हरियाणा, तो आपको कोई बोलेगा कि हम तो बुद्ध है नहीं, आपने मंदिर खोल लिया क्यों? तो नहीं, इसके लिए आपको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, वहाँ की पार्लियामेंट के थ्रू, वहाँ की स्टेट के थ्रू, और रेस्पेक्ट मिलेगी बाकायदा। क्योंकि चाहे भगवान कोई भी हो, सारे भगवान हैं तो एक ही, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो इसका मतलब यही है कि सेकुलर हमारा एक कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक के बारे में बात करें, द टर्म डेमोक्रेटिक इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स द अथॉरिटी, which gets its authority from the will of the people expressed in the election। देखो, डेमोक्रेटिक आपको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है। आज़ादी, जहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम ना हो। सिंपल वर्ड है कि यहाँ पर केवल कॉमन पीपल की पावर हो, जहाँ पर पावर जो हो कॉमन पीपल की हो, वो डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है? वो हमने खुद ने बनाया है, इसे हमने एस्टेब्लिश खुद किया है, तो ऑब्वियसली हमारा डेमोक्रेटिक बना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, यही इसकी टर्म
हमें डिफाइन करती है। नेक्स्ट बनता है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, वही चीज़ कि यहाँ पर जो किसका है राज, पब्लिक का। गणतंत्र मतलब गण मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब इनका राज, तो किसका, लोगों का राज। द रिपब्लिक टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो भी है कि हमारा जो देश को हेड करता है, चाहे पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, वो इलेक्टेड बाय होता है पीपल, लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि हाँ कि किसी राजा महाराजा का बेटा हो या उसी को हमने चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं। चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, इलेक्शन के थ्रू या बिना इलेक्शन के, चूज़ लेके लोग ही करेंगे। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है स्टेट का, और ही इज़ द इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है देश, ऐसा मतलब ये नहीं कि राज्य मतलब समझना कि हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ हेड स्टेट बताएं हम तो सीएम बोल सकते हैं, और हेड ऑफ इंडिया बताएं तो हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। तो यहाँ स्टेट का मतलब है देश, ना कि कोई राज्य। वो प्रेसिडेंट जो है होता है वो किसी राज्य का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। तो ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली चूज़ किया जाता है। अब इनडायरेक्टली यहाँ वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है वो हम नहीं करते हैं। कभी भी इलेक्शन जो होते हैं तो उसमें हम प्रेसिडेंट की वोटिंग के लिए आप कभी वोट देने नहीं जाते। हमारे पास केवल दो ही तरह के वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। या तो हम दे सकते हैं केवल, जो कॉमन लोग हैं जो केवल किसके देते हैं, हम या तो दे सकते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, ठीक है, या आपका नगर पार्षद होता है आपका वार्ड का, या हम उसको देते हैं। म्यूनसिपल जो पार्टी होते हैं हमारे, म्यूनसिपल जो इलेक्शन होते हैं केवल हम उसको दे सकते हैं। नगर पंचायत के चुनाव जो होते हैं, हमारे पास राज्यसभा के वो इलेक्शन के लिए कोई परमिशन नहीं है। हम राष्ट्रपति को खुद नहीं चुन सकते। हम यस, उनका तरीका अलग होता है। हम जो एमपीज़ या एमएलए जो चूज़ करते हैं लोकसभा के चुनाव में, जो हम एमपी और एमएलए चूज़ करते हैं, उनको राइट होता है कि वो जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर वोटिंग करते हैं, वो सब वोट देते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि कौन सा प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ की अभी किसी आप क्लास में आएगा नहीं तो आपको बताऊंगा कि मैटर्स का क्या है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है रिपब्लिक, कि हमने क्या है कि हमने कोई भी बंदे को इलेक्ट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द यस, नो मोनार्की इज़ फॉलो, ठीक है। उसके बाद टर्म आती है आपकी, उसके बाद टर्म आएगी आपकी जस्टिस, सोशल, इकॉनमी, पॉलिटिकल। देखो जस्टिस मतलब न्याय, जिसमें न्याय किस चीज़ के लिए बोला है, समाज के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्याय अमीर और बड़े लोग, अमीर लोगों या गरीब लोगों का भेदभाव करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय जो होना चाहिए सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब उनका ये है कि न्याय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों के लिए इक्वल होना चाहिए। समाज के लिए, इकोनॉमिक में लिए या ये पॉलिटिकल के, सबके लिए एक होना चाहिए। लिबर्टी, आज़ादी, चाहे एक्सप्रेशन की आज़ादी हो, ब्रीफ की आज़ादी हो, या आपकी स्टडी की हो, एजुकेशन की हो, ठीक है, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे आर्टिकल कहलाते हैं, आर्टिकल हैं 15 से लेकर आपके 23 तक जो आर्टिकल हैं वो हमारे फ्रीडम ही है। 19 के अंदर हमें दी हुई सब कुछ आज़ादी दी है। आर्टिकल 19 के अंदर A, B, 19B, 19C, 19D, इस हमको आज़ादी के बारे में लिखा है। यहाँ तक कि राइट टू इंटरनेट, ये भी हमारा अधिकार है। अभी इसको जोड़ा गया है कि हमारा पहले एक राइट नहीं था इंटरनेट का भी, तो इंटरनेट हमारा राइट बन गया है अब, ठीक है। राइट टू जैसे एजुकेशन है कि पढ़ने का सबका अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने का सबका अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का सबका अधिकार है। तो इसी तरह से राइट टू इंटरनेट भी हो गया है कि इंटरनेट पर भी सबका अधिकार है। तो वही कहलाती है हमारा लिबर्टी। देन आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी आप सब जानते हो, समानता, कि भेदभाव किसी से नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। कोई फेड्यूल सिस्टम नहीं चलेगा, ना कोई राजा चलेगा, ना कोई उसका मंत्री चलेगा, ना कोई पीजेंट, सब इक्वल रहेंगे। कोई भी लॉ के थ्रू या किसी भी कानून में या किसी भी लॉ के अंदर तीनों के तीनों को इक्वलिटी दी जाएगी। देन आता है हमारा फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा मतलब कि आप किसी भी बात के लिए कोई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि सब आपस में क्या है, भाई हैं। बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कि हम पूरे इंडिया क्या है, आपस में भाईचारे से जुड़े हैं। तो इसी चीज़ के लिए उन्हें बोला गया है कि इंडिया इज़ अ फ्रेटर्निटी कंट्री, कि यहाँ सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है, और सब आपस में भाईचारे के लिए भाईचारा में रहते हैं। बस इसके अंदर और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। प्रिम्बल के अंदर मेन चीज़ इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टॉपिक दिए हैं, पॉइंट जो दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, तो यही आपका होमवर्क भी बनता है कि आपको प्रिम्बल का कैसे बनाना,
प्रॉपर वे में एक प्रिम्बल की फ़ोटो बनाना कि प्रिम्बल कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ जो है और इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं, जो आपको पता है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसकी डेफिनेशन लिखना। चाहे ये वाली लिख लेना या अपने पास से ढूंढ के लिख लेना किताब में से, कोई दिक्कत नहीं मिलती। ठीक है, तो वही चीज़, ठीक है। आई होप आप सबको आज अच्छा लगा होगा क्लास में, और कोई भी अगर डाउट होता है कोई भी, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे।